बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टडी कॉन्शियस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 की केमिस्ट्री की जो यूनिट नंबर 7 हमने स्टार्ट किया था उसका पार्ट नंबर 3 है। तो इसमें जो बाकी क्वेश्चंस है उसको हम क्लियर करेंगे। जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो स्टूडेंट्स, इसका हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो इस यूनिट के जो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, यानी कि हमने बताना है कि कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किस तरह होती है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट्स, उसके आंसर के लिए हमें इस डायग्राम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस डायग्राम को अगर हम समझ लेंगे तो जो भी हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, यानी कि मैं आपको ये समझाऊंगी तो आप इसे अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। मैंने बुक के अंदर से ही इस पिक्चर को लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरन Fe जो है वो आयरन को शो कर रहा है, Zn जो है वो जिंक को शो कर रहा है, Cu कॉपर को शो कर रहा है और SO जो है वो सल्फेट को शो कर रहा है। हम यहाँ पे जिसकी एग्जांपल ले रहे हैं, हम लोग Fe और Zn को निकाल देते हैं। यहाँ से हम लोग Cu और SO4 जो है वो सिंपल इसकी एग्जांपल ले रहे हैं। Cu के ऊपर 2 पॉजिटिव है और SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव है। तो ये क्या प्रोसेस है, अब हम इसे देख लेते हैं। अगर हम इसके लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इम्प्योर कॉपर है, ठीक है, एनोड पे। तो अगर हम राइट साइड पे देखें तो प्योर कॉपर है कैथोड, उसको हमने कैथोड का नाम दे दिया है। तो एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स का और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स पे। यहाँ पे क्या किया है हम लोगों ने, जो इम्प्योर कॉपर है, ठीक है, इसको Cu का नाम दे दिया है और इस साइड पे प्योर कॉपर है, इसको भी Cu का नाम दे दिया है। यानी कि इम्प्योर और प्योर दोनों कलेक्टिवली CuSO4 जो है इन दोनों का एक सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो इसके दरमियान हमने बैटरी को अटैच किया है। यहाँ पे आप दोनों रॉड्स नज़र आ रहे होंगे आपको, तो इसके दरमियान में बैटरी को अटैच किया है। यहाँ पे जब चार्ज आएगा तो जो हमारे पास इम्प्योर कॉपर है इस साइड पे क्या होगा कि इसके अंदर से जो एटम्स हैं वो निकल के आयन बनना शुरू हो जाएंगे और वो आयन बन के इस सॉल्यूशन के अंदर CuSO4 का जो सॉल्यूशन है इसके अंदर शामिल हो जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हुए कैथोड की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ से मतलब कि एनोड से जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, ठीक है, और वो चले गए कैथोड के पास। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एनोड के ऊपर रिडक्शन हो रही है और कैथोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि एनोड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा है और कैथोड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि जो प्योर कॉपर है वो हम कैसे हासिल करते हैं। तो जब हमारे पास इम्प्योर कॉपर जो होता है एनोड के ऊपर, उसके इलेक्ट्रॉन सारे मूव करते हुए कैथोड की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि जो एनोड होता जाता है उसका जो रॉड है वो थिन होता जाता है और कैथोड का रॉड जो है वो थिक होता जाता है। जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए जाते हैं कैथोड के पास, तो कैथोड जो है वो और थिक होता जाता है। तो इस तरह से लास्ट पे क्या होता है कि जो ये है एनोड बिल्कुल समझ लें डिसअपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है, जबकि कैथोड जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और इसके ऊपर ही तमाम इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और फिर इस तरह से प्योर कॉपर जो है वो इधर कैथोड पे जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, मतलब कि इम्प्योरिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो कि मेटल नहीं बनने देती, यानी कि कॉपर को वाज़िया नहीं होने देती कि कॉपर कौन सा है और उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कौन सी हैं। अब इम्प्योरिटीज़ एनोड पे रह जाएंगी, यानी नीचे सेटल हो जाएंगी इस सॉल्यूशन के अंदर, और जो कॉपर है प्योर वो हमारे पास कैथोड पे कलेक्ट हो जाएगा। तो जो कहानी मैंने अभी आपको सुनाई है सारी कि किस तरह से कॉपर जो है वो इसका इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होता है, तो ये तमाम यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉपर मेटल ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर्स यूजली कंटेन्स इम्प्योरिटीज़ लाइक जिंक, आयरन, सिल्वर एंड गोल्ड. Impurities are removed by the process of electrolysis. In this process, impure copper bar acts as anode and pure copper bar as cathode. CuSO4 solution containing little sulfuric acid as electrolyte.
On passing current, copper anode dissolves, forming Cu plus 2 ions. Cations move towards cathode, where only plus 2 ions are reduced. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने इसका ये आंसर ज़रूर लिखना है। डायग्राम मैंने आपको समझा दी है। अगर आप लोग ये नहीं लिखना चाहते जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया है, अगर आप इंग्लिश परफेक्ट है तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसको ही एज इट इज़ लिख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 इज़ कंपेयर द इफेक्ट्स ऑफ aluminium oxide and iron oxide formation on their parent metals and cite examples from daily life। हमने क्या करना है, हमने इफ़ेक्ट्स बताने हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के ऑक्सीडेशन के तौर पे, ठीक है, कि किस तरह से जो है वो एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्सीडेशन का इफ़ेक्ट होता है। इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले हमारे पास है इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन आयरन, तो Fe को हम आयरन कहते होते हैं। तो अब FeO आयरन ऑक्साइड, अब यहाँ पे मैंने ओ नहीं लिखा क्योंकि हमने यहाँ पे बता दिया कि इफेक्ट ऑक्सीडेशन का आयरन के ऊपर क्या होगा। इसको मैं रीड आउट कर लेती हूँ। व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर इट फॉर्म्स अ रेड ब्राउन हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड। ये हमारे पास हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड का फार्मूला है, कॉमनली नाउन एज रस्ट। तो इसको हम लोग जो हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड है उसको हम रस्ट भी कहते हैं, विच इज़ टू पोरस एंड डज नॉट प्रोवाइड अ टाइट प्रोटेक्टिव फिल्म। इंस्टेड द रस्ट कंटिन्यूसली फ्लेक्स ऑफ टू एक्सपोज अ फ्रेश मेटल सरफेस फॉर फर्दर रिएक्शन। इसमें ये बताया गया है कि आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन का, हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन को रस्टिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। आप जब देखते हैं कि आयरन यानी कि लोहा जो होता है उसको आप रात को जो है बाहर ऐसे ही रख दें, ठीक है, तो जब उसके ऊपर जो मॉइस्चर है और एयर जो है बाहर से, ठीक है, आप नोटिस करते होंगे, आप लोहे को जो है बाहर रख दें और बारिश वगैरह उसके ऊपर जाए और उसके बाद मॉइस्चर जितना भी होता है, हवा में नमी वगैरह, तो वो जो लोहा होता है उसके ऊपर एक जंग सा लग जाता है जिसको हम रस्टिंग कह रहे होते हैं, उसको हम ऑक्सीडेशन का नाम भी दे सकते हैं। तो क्या होता है कि वो जो रस्ट उसके ऊपर लगता है तो कुछ लोहा जो है वो खा लिया जाता है, यानी कि वो ख़त्म हो जाता है वहाँ से। फिर नीचे से एक और लेयर जो होती है उसके ऊपर भी इसी तरह से जंग लग जाता है और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है और अनटिल तब तक चलता रहता है जब तक कि जो पूरा जो लोहा है, जो भी आयरन है पूरा, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसमें ये बताया गया है कि ऑक्सीडेशन का किस तरह से आयरन के ऊपर असर पड़ता है। तो ये भी हमें पता चल गया कि कितना ख़तरनाक होता है ऑक्सीडेशन का इफ़ेक्ट आयरन के ऊपर। अब हम देख लेते हैं कि एल्युमिनियम जो है उसके ऊपर इफ़ेक्ट क्या होगा ऑक्सीडेशन का, यानी कि इसको अगर हम लोग बाहर आउटसाइड रखते हैं तो इसके साथ क्या होता है। एल्युमिनियम इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल मटेरियल। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, शिप्स, कार्स, विंडो फ्रेम्स, यूटेंसिल्स, सोडा कैंस, एक्सेट्रा। Aluminium has much higher tendency to oxidize than iron, but it does not corrode like iron. This is because a tough layer of insoluble aluminium oxide forms on its surface when metal is oxidized. This layer serves to protect the underlying aluminium layers from corrosion. इसका जो टोटल जो सिचुएशन है आयरन के उलट है, आयरन के ऑपोजिट है एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल मटेरियल आप कह सकते हैं, जिसको हम ज़्यादातर किस किस की तामीरात के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे पास एयरक्राफ्ट होते हैं, उसके अलावा शिप्स होते हैं, कार्स होते हैं, या विंडो के फ्रेम होते हैं, या जो बर्तन होते हैं कुछ जैसे कि सोडा केन्स वगैरह, उसमें हम एल्युमिनियम को यूज़ करते हैं। बेसिकली आप लोग देखते भी होंगे, हम किसी फूड को सेव करने के लिए भी ऊपर एल्युमिनियम का फॉइल डालते हैं। तो अब क्या कहते हैं इसमें कि एल्युमिनियम जो होता है उसकी ज़्यादा टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की बनिस्बत के आयरन के, क्योंकि जो आयरन होता है वो जल्दी से जो है वो कोरोड हो जाता है, यानी कि वो जो आयरन जो है वो जल्दी से ख़राब हो जाता है जब हम उसे बाहर रखते हैं किसी भी मॉइस्चर पे, एयर पे। लेकिन एल्युमिनियम जो है वो ख़राब नहीं होता। तो इससे ये होता है कि जो एल्युमिनियम का कवर हम किसी भी चीज़ के ऊपर चढ़ाते हैं तो उसके अंदर जो चीज़ होती है वो महफूज रहती है, क्योंकि एल्युमिनियम की जो होती है वो लेयर बड़ी बड़ी टफ होती है, ठीक है, जो कि उस मेटल को ऑक्सीडाइज होने से बचा लेती है। इस तरह क्या होता है कि एल्युमिनियम की जो अंदर वाली लेयर्स होती हैं वो भी महफूज रहती हैं। तो आपने देखा आयरन के ऊपर क्या असर था और एल्युमिनियम के ऊपर क्या असर था। क्योंकि आयरन के ऊपर अगर हम ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो आयरन जो है वो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एल्युमिनियम जो है वो और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। Thus, aluminium oxide layer acts as barrier and prevents further corrosion of aluminium,
while iron layer is not protective, instead of allows corrosion of iron. Now students, come toward the question number 11, which is explain how food and beverage industries deal with corrosion. तो इसमें ये कहा गया है कि आपने बताना है कि जो फूड इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं कि उनके जो खाने हैं वो महफूज रहें। अपनी इंडस्ट्री में कौन कौन से इकदामात करते हैं जिसकी वजह से जो उनके जो भी फूड वगैरह होते हैं वो कोरोजन से बच जाते हैं, जंग लगने से बच जाते हैं, ख़राब होने से बच जाते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड बेवरेज कंटेन ऑर्गेनिक एसिड्स और देयर साल्ट्स. These acids and salts are corrosive. They may form toxic substances by reacting with metals. Corrosion prevention of the processing equipment and floors, walls, and ceilings in processing plants is important. Some types of food and beverage packing, e.g., metal cans, also tin coated for protection against corrosion. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो कि फ़ूड की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं कि अपने खानों में नमक को जो है वो लाजमी रखते हैं और साथ इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं, वो भी इसके अंदर डालते हैं। तो ये जो साल्ट्स और एसिड्स होते हैं, ये उस खाने को जो है महफूज रखते हैं, उस खाने को जो है यानी कि लोहे के साथ जंग नहीं पैदा करते। क्योंकि अब जैसे मिसाल के तौर पे कोई भी लेज़ वगैरह खाते हैं या फिर कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो वो टिन की बनी हुई होती है। उसके अंदर जो लेयर होती है वो टिन प्लेटेड लगाई होती है ताकि जो है वो उसके एसिड्स जो हैं वो इस वॉल के साथ शामिल ना हो और फिर वहाँ पे कोई टॉक्सिसिटी ना क्रिएट हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पे भी बताया गया कि एसिड्स और साल्ट्स होते हैं वो कोरोजिव होने से बचा लेते हैं। और जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं कि अपने जो फ्लोर्स होते हैं, उनके फ़र्श वगैरह होते हैं या उस इंडस्ट्री की दीवारें होती हैं या जो भी छत वगैरह होते हैं, वो उसको ऐसे प्रोसेस से क्लियर करते हैं या उसको क्लीन करके रखते हैं कि कोई भी फूड जो है वो उनका ख़राब ना हो। सो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी वो केन्स बनाते हैं, जैसे कि कोला की जो केन होती है, उसको टिन प्लेट से बनाया जाता है ताकि जो है फूड जो है वो कोरोजन से बच जाए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 इज एक्सप्लेन हाउ केमिस्ट्री इंटरेक्ट्स विद फोटोग्राफी। तो अब आपने बताना है कि केमिस्ट्री का फोटोग्राफी के साथ क्या ताल्लुक़ है। सो इसका आंसर हमारे पास है, सिल्वर हैलाइड्स आर यूज्ड इन फोटोग्राफी। द लाइट सेंसिटिविटी ऑफ द सिल्वर हैलाइड्स इज की टू द फोटोग्राफिक प्रोसेस। कैमरा फिल्म इज कोटेड विद सिल्वर हैलाइड लाइक सिल्वर ब्रोमाइड। व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट, silver bromide granules become activated. This activation depends upon the intensity of light. When exposed film is placed in the developer solution, which is actually a reducing agent, mostly hydroquinone, activated silver ions are reduced to black metallic silver, which forms image. Following reactions take place during photography. Oxidation is bromine and reduction is silver. Inactivated silver bromide is removed from the film by using a solvent, sodium thiosulfate. In photography, oxidation and reduction takes place at the same time, so it is an example of redox reaction. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको एक पिक्चर ली है, वो उससे मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे जो आपको ये कैमरे की जो फिल्म है वो नज़र आ रही होगी। तो इसके जो ऊपर कवर होता है वो सिल्वर हैलाइड का होता है, यानी कि सिल्वर हैलाइड कौन से हम ले सकते हैं, जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड होता है, AgBrJ इसका फार्मूला है। तो जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो लाइट का जो है वो डायरेक्टली ताल्लुक़ होता है सिल्वर हैलाइड से, ठीक है। यानी कि इसकी इंटेंसिटी से उसका ताल्लुक़ होता है कि जैसे ही लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो इस फिल्म की जो इंटेंसिटी है तो ये ज़्यादा हो जाती है। तो जो एक्टिवेशन है वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, यानी कि जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतनी ज़्यादा सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो एक्टिव होंगे। तो उसके बाद इस फिल्म को जब एक डेवलपर सोल्यूशन कौन सा है, हाइड्रोक्विनिन का, उसके अंदर जब रखा जाता है तो जो एक्टिव हुई होती है सिल्वर आयंस जो ब्लैक मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट होकर इमेज फॉर्म हो जाती है इसके ऊपर फिर। और रिएक्शन कौन सा लेते हैं इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है और रिडक्शन का रिएक्शन होता है। ब्रोमीन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देता है और सिल्वर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है।
सो इस तरह से क्या होता है, जो बाकी जो बची होती है इनएक्टिव सिल्वर ब्रोमाइड जो रह जाती है वो होता है, जैसे कि जिसको हम लोग थायोसल्फेट कहते हैं। सो इस तरह से जो बताया जाता है कि फ़ोटोग्राफी जो होती है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक ही टाइम पे हो रहे होते हैं, और ये ऑक्सीडेशन की। सो स्टूडेंट्स, आई होप जो क्वेश्चंस आज हमने क्लियर किए हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके बाकी क्वेश्चंस करेंगे। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।